डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ और ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की पहली टाइप जिसका नाम टेक्टिक मूवमेंट है इसको कंप्लीट किया है। अब हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट की जो सेकंड टाइप है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टर्गर मूवमेंट्स इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे ग्रोथ मूवमेंट्स को। तो अभी हम जो मूवमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो हैं टर्गर मूवमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर से अगर इसको रिलेट करें तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो होती हैं विच आर ड्यू टू इंटरनल कॉजेज़। जो इंटरनल कॉजेज़ की वजह से मूवमेंट्स हों उनको कहा जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम वो मूवमेंट पढ़ेंगे जो टर्गर प्रेशर के चेंजेस की वजह से हैं। दिन रात में या किसी स्टिमुलस के प्रेजेंट एब्सेंट होने की वजह से जो टर्गर प्रेशर कम या ज़्यादा होता है, इसकी वजह से प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होती हैं इनको हम नाम देते हैं टर्गर मूवमेंट्स का। टर्गर मूवमेंट की जो हम पहली टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्लीप मूवमेंट्स। स्लीप मूवमेंट की एग्जांपल में हम लिखेंगे बीन्स या कुछ मेंबर्स जो कि लिग्यूम फैमिली से, लिग्यूम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स फली को, जैसे मटर के लोबिये की फली होती है तो फली वाले जिनके फल पैदा होते हैं पोड की शक्ल में, पोड इंग्लिश में, फली उर्दू में कहते हैं, तो इनको लिग्यूमिनस प्लांट्स हम बोलते हैं, लिग्यूमिनेसी फैमिली बोलते हैं। तो लिग्यूम फैमिली से बिलोंग करने वाले जो कुछ प्लांट्स हैं इनमें ये देखा गया है कि इनके जो पत्ते हैं वो शाम के वक्त में, रात के वक्त में नीचे ड्रॉप हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और दिन के टाइम में वो पत्ते अपराइट इरेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस मूवमेंट को इसलिए क्योंकि दिन में वो पत्ते डाउनवर्ड नीचे मूव कर जाते हैं, इसको कहा जाता है स्लीप मूवमेंट, और रात में वो अपराइट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया स्लीप मूवमेंट्स का, इसमें नाम दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्लीप मूवमेंट्स किस वजह से होती हैं, इसका क्या मैकेनिज़्म है, तो इसको अगर हम एक डायग्राम की शक्ल में देखें तो ये शूट है, शूट के साथ लगा हुआ ये एक लीफ है। लीफ के ब्रॉड हिस्से को, चौड़े हिस्से को कहा जाता है लेमिना। द ब्रॉडर पार्ट ऑफ लीफ इज़ नोन एज लेमिना, और इसकी ये जो शाख है, डंडी है, इसको कहा जाता है पेट्यूल। पूरा लीफ मुश्तमिल होता है पेट्यूल और लेमिना पर। अगर किसी प्लांट में पेट्यूल की बेस के ऊपर एक मैस ऑफ सेल्स लोकेटेड होता है, दिस मैस ऑफ सेल्स इज नोन एज पल्वाइनस। इस मास ऑफ सेल्स को कहा जाता है पल्वाइनस। सो अ मास ऑफ सेल इज लोकेटेड बिलो द पेट्यूल एट द जंक्शन ऑफ द लीफ एंड स्टेम। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टेम का और लीफ का जहाँ पर जंक्शन है, वहाँ पर पेट्यूल की बेस के ऊपर मौजूद है एक मैस ऑफ द सेल्स जिसको हम कहते हैं पल्वाइनस। पल्वाइनस में जो स्पेसिफिक टाइप के प्लांट सेल्स पाए जाते हैं इनका नाम है पैरनकाइमा सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब होता ये है, ये लीफ का और प्लांट का ये जो एंगल है इसको बोला जाता है एक्सियल। जब कोई इसको स्टिमुलस मिलेगा, जैसे अब अगर इसका स्टिमुलस इवनिंग है, शाम का वक्त हो रहा है, तो इवनिंग के टाइम में क्या होगा कि पल्वाइनस से सबसे पहले पोटाशियम आयंस मूव आउट, बाहर आ जाएंगे। पोटाशियम आयंस के बाहर आने से मुराद ये है कि वो नेबरिंग सेल्स में मूव करके डिफ्यूज़ करके चले जाएंगे। तो पहला इवेंट ये होगा मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयंस। अब मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयंस की वजह से पल्वाइनस के सेल्स के अंदर पानी की मिकदार कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, और पानी बढ़ने का मतलब है कि पल्वाइनस के सेल्स हाइपोटोनिक हो गए हैं। तो अब क्या होगा कि पल्वाइनस के सेल से पानी भी बाहर जाएगा। पानी के सेल से बाहर जाने को कहते हैं
एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ये होगा हमारा दूसरा इवेंट। पहला इवेंट होगा मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयन आउट ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स आउट ऑफ द पल्वाइनस सेल विच कॉजेज इंक्रीज वाटर पोटेंशियल इन द पल्वाइनस सेल। जब इनमें पानी का पोटेंशियल बढ़ेगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, वो पल्वाइनस के सेल से बाहर जाना शुरू कर देंगे। तो पानी के सेल्स के बाहर जाने को कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। अब ये दोनों इवेंट्स के नतीजे में पल्वाइनस के सेल्स का टर्गर प्रेशर एक्स ऑस्मोसिस की वजह से कम हो जाएगा। ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ टर्गर प्रेशर, पल्वाइनस में टर्गर प्रेशर के कम होने की वजह से ये जो लीफ या लीफलेट्स हैं दे विल स्लाइटली मूव डाउनवर्ड एंड विल अटेन अनदर पोजीशन। ये स्लाइटली डाउनवर्ड और अनदर पोजीशन अटेन कर लेंगे क्योंकि इनमें टर्गर प्रेशर कम है। अब अगर स्टिमुलस नाइट या इवनिंग का है तो फिर क्या होगा, जैसे ही शाम का वक्त शुरू होगा ग्रेजुअली पोटाशियम आयन पल्वाइनस के सेल से बाहर जाते जाएंगे। एक्स ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी भी पल्वाइनस के सेल से बाहर जाता जाएगा। पल्वाइनस का टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा और ये जो लीफलेट्स हैं ये ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएंगी और इनकी डाउनवर्ड, ये जो ब्लू कलर से इसमें इंडिकेट किया, इस पोजीशन में आ जाएंगी। तो जब ये डाउनवर्ड मूव कर जाएंगी तो इसका मतलब है पल्वाइनस का टर्गर प्रेशर कम है। जब ये इवनिंग का स्टिमुलस रिमूव होगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग रोशनी दोबारा आएगी, तो फिर ये प्रोसेस उलट जाएंगे। पोटाशियम आयन दोबारा पल्वाइनस के सेल में जाएंगे, पानी भी दोबारा पल्वाइनस के सेल में जाएगा। यानी अगर लीफ इस पोजीशन में है तो पल्वाइनस टर्जिड है, अगर लीफ इस पोजीशन में है तो पल्वाइनस फ्लैसिड है। फ्लैसिड कब होता है, जब इसमें एक्स ऑस्मोसिस हो, और टर्जिड कब होता है, जब इसमें एंड ऑस्मोसिस हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जो बीन्स हैं या लिग्यूमिनस फैमिली के मेंबर्स हैं, दे ड्रॉप देयर लीव्स इन द इवनिंग और नाइट। ये रात और शाम के वक्त में अपने पत्ते नीचे ड्रॉप कर देते हैं। अब उस ड्रॉप की रीज़न क्या होती है कि इवनिंग या नाइट का टाइम आते ही पल्वाइनस से पोटाशियम आयन बाहर आते हैं, फिर उसके बाद पानी एक्स ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर आता है, पल्वाइनस का टर्गर प्रेशर कम होता है, पल्वाइनस फ्लैसिड नरम सॉफ्ट हो जाता है और लीफलेट्स नीचे डाउनवर्ड चले जाते हैं। जब इसके रिवर्स इवेंट होता है, जब स्टिमुलस ख़त्म हो जाता है, पोटाशियम आयन दोबारा पल्वाइनस में जाते हैं, पानी भी पल्वाइनस में जाता है, पल्वाइनस का टर्गर प्रेशर बढ़ता है और लीफलेट्स इरेक्ट हो जाते हैं। यानी पल्वाइनस जब टर्जिड होगा तो लीफलेट्स इरेक्ट अपराइट पोजीशन में होंगे और पल्वाइनस का टर्गर प्रेशर जब कम होगा, फ्लैसिड होगा, तो ये लीफलेट्स ड्रॉप हो जाएंगी, डाउनवर्ड पोजीशन में चली जाएंगी। और ये इवेंट क्योंकि दिन रात के साथ हो रहा है तो इसलिए इस मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है, स्लीप मूवमेंट का नाम दिया जाता है। तो टर्गर मूवमेंट की पहली टाइप थी स्लीप मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट एग्जाम्पल इस टाइप इसकी है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, जिसकी एग्जाम्पल में जो प्लांट दिया जाएगा वो है माइमोजा। इस प्लांट को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है टच मी नॉट या छुई मुई, टच मी नॉट माइमोजा इसका जेनेरिक नेम है, इसको बोला जाता है। इसके बारे में हम जानते हैं कि जब कोई इसके पत्तों को छूता है, इसकी लीफलेट्स को छूता है तो वो डाउनवर्ड मूव कर जाती हैं। कुछ वक्त के बाद फिर वो अपराइट और उसी तरह इरेक्ट स्ट्रेट पोजीशन में आ जाती हैं। तो इसकी भी डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है कि पत्ते के ब्रॉड हिस्से को लेमिना कहते हैं क्योंकि इसमें कंपाउंड लीफ होता है, तो वो लीफलेट्स छोटी छोटी लीफलेट्स के अंदर इस तरह से डिवाइडेड होती हैं। अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ये इसका लीफ है और इसकी ये छोटी छोटी लीफलेट्स हैं क्योंकि ये कंपाउंड लीफ है। ये भी आपको बता देता हूँ कि सिंपल लीफ वो होता है जिसका सिंगल लेमिना हो, इस तरह का सिंपल लीफ। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल वन लार्ज पार्ट ऑफ द लीफ लेमिना तो सिंपल, जिसका लेमिना छोटी छोटी लीफलेट्स के अंदर डिवाइडेड हो इसको कहते हैं कंपाउंड लीफ।
तो ये इनके लीव्स कैसे लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीव्स होते हैं, जिसमें लेमिना छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है। तो इनमें भी उसी तरह ये लेमिना उसकी लीफलेट्स हैं, ये क्या मौजूद है, पल्वाइनस। अब डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है, अगर कोई इसको टच करता है या कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इसको मिलता है तो इसके नतीजे में ये पल्वाइनस से बिल्कुल इसी तरह पहले पोटाशियम आयन बाहर जाएंगे, फिर एक्सऑस्मोसिस के ज़रिए पानी बाहर जाएगा और ये पल्वाइनस में टर्गर प्रेशर कम होके ये नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। फिर कुछ वक्त के बाद जब ये पोटाशियम आयन दोबारा आ जाएंगे, पानी दोबारा आ जाएंगे, ये पल्वाइनस फिर टर्जिड हो जाएगा और ये फिर लीफलेट्स इरेक्ट डाउनवर्ड से इरेक्ट अपराइट पोजीशन में आ जाएंगी। इसमें जितना वक्त इसको दरकार होता है लीफलेट्स के डाउनवर्ड जाके अपवर्ड अपराइट पोजीशन में दोबारा आने को, इसको कहा जाता है रिकवरी पीरियड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टर्गर मूवमेंट्स को डिस्कस किया। टर्गर मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जिसमें प्लांट के पार्ट्स मूव करते हैं ड्यू टू द चेंजेस इन टर्गर प्रेशर। इनकी दो टाइप्स हैं, स्लीप मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट्स में वो प्लांट्स शामिल हैं जो बीन्स और लिग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग इन द नाइट, ड्रॉप देयर लीव्स इन द इवनिंग और नाइट, और दिन के वक्त में इनके लीव्स अपराइट पोजीशन में आ जाते हैं। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स की एग्जांपल में माइमोसा है, जिसको टच मी नॉट भी कहते हैं। इसके कंपाउंड लीव्स होते हैं। कंपाउंड लीफ उन्हें कहते हैं जिनमें एक सिंगल बड़े लेमिना की बजाय लेमिना छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइडेड हो। मैकेनिज़्म इनका दोनों का सेम ही है कि लीफ के ब्रॉड हिस्से को लेमिना कहते हैं, इसकी स्टॉक को, डंडी को पेट्यूल कहते हैं। पेट्यूल जहाँ पर मेन स्टेम के साथ अटैच होती है, लीफ का और मेन स्टेम के बिटवीन एंगल को एक्सियल बोलते हैं। बिलो द पेट्यूल देयर इज़ अ मैस ऑफ द सेल विच इज़ नोन एज पल्वाइनस, जिसको कहा जाता है, जो कि मुश्तमिल होता है पैरेन्काइमा सेल्स पर। अगर स्टिमुलस आएगा तो पहले पोटाशियम आयन बाहर जाएंगे, फिर पानी बाहर जाएगा, पल्वाइनस के सेल का टर्गर प्रेशर कम होगा, ये फ्लैसिड हो जाएंगे और लीफलेट्स ड्रॉप होकर डाउनवर्ड चली जाएंगी। जब स्टिमुलस ख़त्म हो जाएगा, ये दोबारा अपराइट पोजीशन में आएंगी, तो यही इवेंट्स रिवर्स होंगे। पोटाशियम वापस पल्वाइनस में आएगा, पानी वापस पल्वाइनस में आएगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, पल्वाइनस टर्जिड होगा, तो अपराइट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता दें, एक MCQ के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए कि अ स्वेलन मैस ऑफ द सेल्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पेट्यूल इज़ नोन एज, तो इसको क्या कहा जाता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड में भी ये MCQ आया है। अ मैस ऑफ द सेल्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पेट्यूल इज़ नोन एज, इसको कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स पल्वाइनस। अब दूसरा एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं पूछूंगा आपसे, अगर पल्वाइनस में टर्गर प्रेशर ज़्यादा है तो लीफलेट्स की क्या पोजीशन होगी, लीफलेट्स अपराइट होंगे या डाउनवर्ड होंगे। तो अगर टर्गर प्रेशर ज़्यादा है, पल्वाइनस टर्जिड है, तो लीफलेट्स अपराइट होंगे, और अगर इनमें टर्गर प्रेशर कम है यानी पल्वाइनस के सेल फ्लैसिड हैं तो ये लोअर्ड हो जाएंगे, डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स हमारी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की कंप्लीट हो गई। टेक्टिक मूवमेंट वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, ग्रोथ मूवमेंट, ये टर्गर मूवमेंट्स अभी हमने कंप्लीट की हैं। तीसरी टाइप अब हम इसकी डिस्कस करेंगे और उनका नाम है ग्रोथ मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ ऑटोनॉमिक मूवमेंट की तीसरी टाइप, जिसको हम यहाँ C लिख रहे हैं, इसका नाम है ग्रोथ मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, नाम से आपको पता चल रहा है कि ग्रोथ मूवमेंट्स उन मूवमेंट्स को कहा जाता है जो कि ड्यू टू द चेंजेस इन ग्रोथ रेट, अगर किसी पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा है या कम है, उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं, इनको नाम दिया जाता है ग्रोथ मूवमेंट्स का। और ग्रोथ भी एक इंटरनल फैक्टर है, इसलिए ये मूवमेंट किस में इंक्लूडेड हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में इंक्लूडेड हैं। ग्रोथ मूवमेंट की डियर स्टूडेंट्स तीन टाइप्स हैं।
एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड तीसरी इसकी टाइप है न्यूटेशन। डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट तीन किस्म की हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन। एपिनास्टी कहते हैं ओपनिंग ऑफ बड और फ्लावर। अगर कोई फ्लावर या बड ओपन होता है तो इसको कहा जाएगा एपिनास्टी। हाइपोनास्टी का मतलब है क्लोजिंग ऑफ बड और फ्लावर। अगर कोई फ्लावर बड की फॉर्म में बंद रहता है तो इसको कहेंगे है हाइपोनास्टी। और जो जिग जैग मूवमेंट्स हैं इनको कहा जाएगा न्यूटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट तीन किस्म की हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन। यहाँ पर अक्सर एपिनास्टी और हाइपोनास्टी के बिटवीन डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एपिनास्टी एंड हाइपोनास्टी। तो अगर आप एपिनास्टी हाइपोनास्टी के बिटवीन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें एक डिफरेंस आपने ज़रूर लिखना है, और वो ये है कि एपिनास्टी इज़ ड्यू टू अ प्लांट हार्मोन विच इज़ नोन एज ऑक्सिन, जिसकी केमिकल नेम है IAA। IAA का फुल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड कह दें या ऑक्सिन कह दें, एक ही बात है। एंड हाइपोनास्टी इज ड्यू टू जिबरलिंस। तो एपिनास्टी इज कॉज्ड बाय ऑक्सिन, हाइपोनास्टी इज कॉज्ड बाय अ प्लांट हार्मोन जिबरलिन। तो ये एक डिफरेंस भी याद रखना है आपने। अब इसमें एक मैं बेसिक रूल आपको बता देता हूँ कि मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होगी जहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। जिस डायरेक्शन में ग्रोथ ज़्यादा होगी मूवमेंट भी उस डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज बेस्ड ऑन ग्रोथ रेट। जिस डायरेक्शन में प्लांट का कोई पार्ट मूव कर रहा है तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि उस डायरेक्शन में ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एपिनास्टी की अगर हम बात करते हैं तो कोई फ्लावर अगर इस तरह से बंद है और फ्लावर की वो जो बाहर ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेपल्स, और इनके नीचे जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं पेटल्स। तो अगर एक फ्लावर जो है वो बर्ड की फॉर्म में मौजूद है तो उसको सेपल्स ने कवर किया हुआ है। तो अगर एक फ्लावर इस तरह से बर्ड की फॉर्म में मौजूद होता है तो किसी भी सेपल या पेटल की अगर आप देखें तो ये साइड कहलाएगी उसकी आउटर साइड और ये साइड कहलाएगी उसकी इनर साइड। अगर फ्लावर ओपन होता है इस तरह से, सेपल्स मूव करके आउटवर्ड मूव कर जाती हैं, पेटल्स मूव करके आउटवर्ड, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर हो गई, ओपनिंग ऑफ द बर्ड हो गई। ऐसा कब होगा? ऐसा उस वक़्त होगा जब सेपल की, पेटल की ये वाली साइड इस तरह से, ये कौन सी साइड बनेगी? आउटर साइड। आउटर साइड में जब ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा और इनर साइड में ग्रोथ रेट कम होगा तो ये सेपल और पेटल की आउटर साइड, जो मेरे हाथों की भी आउटर साइड बन रही है, ये ग्रेजुअली इस तरह से मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे एंड द फ्लावर विल ओपन। तो एपिनास्टी का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ बर्ड। ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ बर्ड कब होगी? जब इन सेपल और पेटल की आउटर सरफेस में ग्रोथ ज़्यादा होगी, when the growth rate is higher in their outer surfaces। जब इनकी आउटर सरफेसेस में ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो फ्लावर ऐसे बर्ड की फॉर्म, फ्लावर विल ओपन एंड दिस ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज एपिनास्टी। और इसके लिए जो प्लांट हार्मोन रोल प्ले करेगा उसका नाम है ऑक्सिन।
तो एपिनास्टी इज ओपनिंग ऑफ बड, ओपनिंग ऑफ फ्लावर. इट इज कॉज्ड बाय अ प्लांट हार्मोन ऑक्सिन विच इज ऑल्सो नेम्ड एज इंडोल एसिटिक एसिड. इसमें सेपल और पेटल की आउटर सरफेस में ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द इनर सरफेस. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसकी सेकंड टाइप में आते हैं जिसको कहते हैं हाइपोनास्टी, जिसका मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ बड, क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, दिस इज ड्यू टू द जिबरलिन. इस केस में सेपल प्लस पेटल फ्लावर की, उनकी जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस, इसमें ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए और आउटर सरफेस में ग्रोथ कम. तो अब इनकी इनर सरफेस में ग्रोथ ज़्यादा होगी. तो अगर कोई फ्लावर इस तरह से बंद रहता है, बर्ड की फॉर्म में रहता है, तो ये किस बात की इंडिकेशन है कि ये जो सेपल और पेटल की ये वाली कौन सी आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस, तो इनकी इनर सरफेसेस में ग्रोथ ज़्यादा है. तो फ्लावर ऐसे बंद रहेगा बर्ड की फॉर्म में. तो क्लोजिंग ऑफ बर्ड, क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, as long as flower will remain in the form of bud or remain closed, it is the indication that there is more growth on the inner side of the sepal and petal as compared to the outside, and this pattern is controlled by a plant hormone which is known as gibberellin. तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इन दोनों टर्म में डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप क्या कहेंगे? ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स और बर्ड्स इज नोन एज एपिनास्टी. Remaining of flower in the form of bud or closing of flower as like a bud is known as hyponasty. Epinasty is caused by auxin, hyponasty is caused by gibberellin. And the most important third difference is, during epinasty, which is opening of the flower, there is more growth on the outer side of sepal and petal as compared to the inner side. जबकि हाइपोनास्टी में क्या होगा? देयर इज मोर ग्रोथ ऑन द इनर साइड ऑफ सेपल एंड पेटल एज कंपेयर टू द आउटसाइड. तो इस तरह से ये दो ग्रोथ मूवमेंट की टाइप्स हैं जिनका नाम है एपिनास्टी और हाइपोनास्टी. तीसरी टाइप है डियर स्टूडेंट्स इसकी, इसको बोलते हैं हम न्यूटेशन. फॉर एग्जांपल, ये कोई रूट या स्टेम की टिप है तो इसको नाम दिया जाता है एपेक्स का. टिप ऑफ रूट और शूट इज नोन एज एपेक्स. इसका प्लूरल होता है अपाइसिस. अगर इस एपेक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक इसकी राइट साइड और एक इसकी लेफ़्ट साइड. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी लेफ़्ट साइड में ग्रोथ ज़्यादा है और इस साइड में ग्रोथ कम है. अब एक साइड ग्रोथ ज़्यादा कर रही है, एक साइड ग्रोथ कम कर रही है. Definitely this is due to the unequal distribution of plant hormone which is mainly auxin. जिस साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है ये मूव करके इस तरफ जाना शुरू कर देगा. जब ये एपेक्स यहाँ पहुँचेगी तो अब अपोजिट साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी. अब जब ये एपेक्स यहाँ पहुँचेगा, ये जो ब्लू पार्ट से इंडिकेट कर रहे हैं ये एपेक्स हैं. तो एपेक्स की ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी. जिधर एरो नीचे लगा रहे हैं इसका मतलब है इस साइड में ग्रोथ कम है. तो ये जिग जैग करके इस तरफ जाना शुरू कर देगा. इस तरह की मूवमेंट को नाम दिया जाता है न्यूटेशन का. तो न्यूटेशन भी ग्रोथ मूवमेंट की तीसरी टाइप है जिसको हम जिग जैग मूवमेंट कहते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे कि रूट और शूट की टिप को कहा जाता है एपेक्स. एपेक्स का प्लूरल होता है अपाइसिस. अगर एपेक्स के बोथ साइड पे, राइट लेफ्ट साइड पे हार्मोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो तो उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट भी अनइक्वल होगा. जिस साइड पे ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगी. तो अगर ये लेफ़्ट साइड में पहले बढ़ता है तो फिर राइट में, फिर लेफ़्ट में, फिर राइट में. इस तरह इस जिग जैग मूवमेंट को कहा जाता है न्यूटेशन. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारी ऑटोनॉमिक मूवमेंट की टाइप्स कंप्लीट हो गई. यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि प्लांट मूवमेंट्स में से जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो ऑटोनॉमिक या पैराटोनिक मूवमेंट में से किसी एक पर नोट लिखने के लिए आता है. जैसे अभी हमने कंप्लीट की है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, तो इसमें आप सबसे पहले ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे.
फिर इसकी 3 टाइप्स में से बारी बारी सबसे पहले टैक्टिक मूवमेंट पर आएंगे, फिर उनकी 2 टाइप्स फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक को एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल। फिर सेकंड टाइप पर आ जाएंगे जिसका नाम है टर्गर मूवमेंट्स। फिर टर्गर मूवमेंट की भी आगे 2 टाइप्स हैं, स्लीप मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। फिर तीसरी टाइप पर आ जाएंगे जो कि ग्रोथ मूवमेंट है और उसकी 3 टाइप्स हैं जो ये हमने लिखी भी हुई हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन। इनको इनकी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन। तो इस तरह ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली इसमें बनता है वो पैराटोनिक मूवमेंट्स का बनता है। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैराटोनिक मूवमेंट्स का। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। प्लांट मूवमेंट की जो सेकंड टाइप है इसको कहा जाता है पैराटोनिक मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट की सेकंड टाइप का नाम है पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स को कहते हैं विच आर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। Those plant movements which are due to external causes are known as पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स की टाइप में से जो इनकी पहली टाइप है इसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट में जो वर्ड निकला है ये निकला है एक ग्रीक वर्ड से ट्रोपोस, जिसका मतलब होता है कर्वेचर या टर्निंग। टर्निंग, कर्वेचर, क्योंकि इस मूवमेंट में रूट या स्टेम के जो पार्ट्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ कर्व कर जाते हैं, टर्न कर जाते हैं। इस वजह से इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डायरेक्शनल मूवमेंट्स का भी नाम दिया जाता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स कह दें या डायरेक्शनल मूवमेंट्स कह दें, एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें स्टिमुलस भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से एक्ट करता है और उसके नतीजे में रिस्पॉन्स भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। अगर तो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलस हो, अगर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलस होगा तो इस तरह के रिस्पॉन्स को कहा जाएगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और अगर स्टिमुलस के नतीजे में जो रिस्पॉन्स है वो अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा, अवे टू स्टिमुलस होगा, यानी स्टिमुलस की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, तो फिर इसको कहा जाएगा नेगेटिव रिस्पॉन्स कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पैराटोनिक मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से होती हैं। उनकी पहली टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रोपोज वर्ड से, ग्रीक वर्ड से ये वर्ड निकला है, जिसका मतलब है कर्वेचर या टर्निंग। अब ये टर्निंग टूवर्ड्स द स्टिमुलस भी हो सकती है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी हो सकती है। इस मूवमेंट की जो ख़ास बात है वो ये कि इस मूवमेंट को कहा जाता है डायरेक्शनल मूवमेंट, क्योंकि इस मूवमेंट में स्टिमुलस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से एक्ट करता है और उसके नतीजे में जो मूवमेंट होती है वो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। होने वाली मूवमेंट यानी कि रिस्पॉन्स अगर तो टूवर्ड्स द स्टिमुलस है तो इस तरह के रिस्पॉन्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स का नाम दिया जाएगा, और अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस है तो इस तरह के रिस्पॉन्स को नेगेटिव रिस्पॉन्स का नाम दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, ट्रॉपिक या डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, इनको आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा नेचर ऑफ स्टिमुलस की बेस के ऊपर। जैसे नंबर 1 इसमें जो पहली टाइप आ रही है इसको हम नाम देंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म। फिर इसके बाद इसकी दूसरी टाइप
जिसको कहा जाएगा कीमोट्रोपिज्म। तीसरी टाइप को इसकी कहा जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म। चौथी टाइप को इसकी कहा जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म। और पांचवी टाइप को इसकी कहा जाएगा जियो या ग्रेवियोट्रोपिज्म। डियर स्टूडेंट्स, नाम से आपको पता चल रहा है कि फोटोट्रोपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट वो होगी जिसमें स्टिमुलस लाइट होगी, रोशनी होगी। कीमोट्रोपिज्म में स्टिमुलस केमिकल होगा। थिग्मोट्रोपिज्म में स्टिमुलस कांटेक्ट या टच होगा। हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुलस वाटर होगा। और जियो या ग्रेवियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस ग्रेविटी होगी। अब इन सारी चीज़ों की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। जनरली प्लांट लाइट लेते हैं सूरज से, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। केमिकल स्टिमुलस में जैसे हाइफी ऑफ फंजाई की एग्जांपल में लेंगे अभी हम। अगर हम इसमें फोटोट्रोपिज्म की एग्जांपल की बात करें तो स्टेम का रिस्पांस जो है वो लाइट के लिए पॉजिटिव है और रूट का रिस्पांस जो है वो लाइट के लिए नेगेटिव है। यानी इसका मतलब है रूट हमेशा लाइट से अवे ग्रो करेगी और स्टेम हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करेगा। कीमोट्रोपिज्म की एग्जांपल में हम इसकी एग्जांपल में लेंगे हाइफी ऑफ फंजाई। हाइफी ऑफ फंजाई, ये जो हाइफी ऑफ फंजाई हैं ये मूव करते हैं टूवर्ड्स फूड और टूवर्ड्स सबस्ट्रेट। ये फूड या सबस्ट्रेट की तरफ मूव करते हैं और इनका फूड या सबस्ट्रेट की तरफ जो मूव करना है ये इनका पॉजिटिव रिस्पांस है। और फूड कौन सी नेचर का स्टिमुलस है? केमिकल नेचर का स्टिमुलस है। इसी तरह जो थिग्मोट्रोपिज्म है जिसका स्टिमुलस टच है, इसकी एग्जांपल में हम लेंगे क्लाइंबिंग वाइन्स। बेलें जो होती हैं, इस तरह से वो बेलें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका ये पार्ट अगर इस तरह किसी सपोर्ट के साथ इन कांटेक्ट है तो जो पार्ट सपोर्ट के साथ इन कांटेक्ट है यहाँ पे ग्रोथ कम है और जो अवे पार्ट है यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। और ये इस तरह से कर्व होके इस सपोर्ट के अलोंग कर्व करता चला जाएगा। तो थिग्मोट्रोपिज्म जिसमें स्टिमुलस कांटेक्ट है, टच है, क्लाइंबिंग वाइन्स इसकी एग्जांपल्स में आता है। हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टेम का रिस्पांस जो है वो नेगेटिव होगा और रूट का रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव होगा। जियोट्रोपिज्म में भी इसी तरह स्टिमुलस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो स्टेम का रिस्पांस नेगेटिव होगा और रूट का रिस्पांस इसमें पॉजिटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स की ये 5 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलाई। If the stimulus is light, then it will be called phototropism. Stem is always grow towards the light, इसलिए इसका light के लिए positive response है। और root always grow away from the light, इसलिए इसका light के लिए negative response है। तो इसको हम phototropic movement का नाम देंगे जिसमें stimulus light होगा। जिसमें स्टिमुलस कोई केमिकल स्टिमुलस होगा इसको हम नाम देंगे कीमोट्रोपिक मूवमेंट का। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट कह दें, फूड कह दें, ऑर्गेनिक मटेरियल कह दें। तो हाइफी ऑफ फंजाई ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द फूड, टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट। तो इनका फूड के लिए, सबस्ट्रेट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। थिग्मोट्रोपिज्म, इसमें स्टिमुलस कॉन्टैक्ट होगा, टच होगा। क्लाइंबिंग वाइन्स जो होती हैं, जो बेलें किसी सपोर्ट के ज़रिए किसी वॉल के अलोंग या किसी स्टेम के अलोंग ग्रो करती जाती हैं, इसमें स्टिमुलस कांटेक्ट है, टच है, इसको थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। क्लाइंबिंग वाइन्स इसकी एग्जांपल है। इसमें एक बात याद रख लें कि जो पार्ट सपोर्ट के साथ इन कांटेक्ट होगा वहाँ पे ग्रोथ रेट कम होगा, अपोजिट साइड में ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। इस वजह से इसको कर्वेचर मिलेगा और ये सपोर्ट के अलोंग बढ़ते चले जाएंगे। और हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुलस वाटर होगा
इसमें स्टेम का रिस्पांस अवे फ्रॉम द वाटर नेगेटिव रिस्पांस होगा और रूट का रिस्पांस पॉजिटिव होगा टूवर्ड्स द वाटर होगा। जियोट्रोपिज्म, इसमें अर्थ को भी आप स्टिमुलस कह सकते हैं। ग्रेवियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। रूट्स ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड स्टेम ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी पैराटोनिक मूवमेंट की जो सेकेंड टाइप है वो कंप्लीट हो गई, जिसको हम नई एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर वाइंड अप कर दिया। इसकी एक टाइप हमारी बाकी रह गई है नास्टिक मूवमेंट्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।